अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट वाले पैसे दे रहे हैं कि ये लोग भैंसें खरीद लो। बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेजरमेंट खत्म। गवर्नमेंट ग्रांट, अगर ग्रांट रिलेटेड टू वो एसेट है जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो रहा है, जो कि हाँ हो रहा होगा। लेस, अच्छा वैसे IS 41 में तो वर्ड नहीं है, लेकिन वो इतनी लंबी अंग्रेजी की बजाय मैं अगर कॉस्ट मॉडल लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। किसी को बुरा लग रहा है तो ना लिखे मॉडल, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन एंड इम्पेयरमेंट लॉस लिख ले चले, ठीक है। अगर तो ग्रांट मिल रही है उन जानवरों को खरीदने से रिलेटेड जो हमें पता है कि उनकी फेयर वैल्यू नहीं निकलनी, कोई बहुत डिफरेंट तरह की ब्रीड है, पाकिस्तान में वो है ही नहीं, तो इनके लिए तो IS 41 कहता है जी मुझसे बात ना करो, IS 20 फॉलो करो। फिर IS 20 जाने और ग्रांट जाने। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो कि मेजोरिटी यही होंगे जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मैयर होंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि ग्रांट अनकंडीशनल है या कंडीशनल है। अगर अनकंडीशनल है तो ग्रांट shall be recognized in P&L when grant becomes receivable।
अच्छा, इसी शाख में आगे चल रहा हूं, इधर ही। ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट। और जब ग्रांट रिसीव हो जाएगी, हाँ जी, कैश डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट। ये मैंने इस लेफ्ट शाख के नीचे लिखा है। ये नोटेड। अच्छा, अगर कंडीशनल ग्रांट है, कंडीशन कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो कहें जी हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप जानवर भी खरीद लें, लेकिन आप उनको ना फलानी फलानी वैक्सीनेशन करवाएं, वरना पैसे वापस ले लेंगे आपसे। तो अब हम ग्रांट को इनकम कब बनाएं? हैं? जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, जब वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। ग्रांट शैल बी recognized in P&L, यानी बनाना इनकम ही है। when conditions are met,
अच्छा, इस शाख के नीचे चल रहा हूं, इधर। इधर इसके नीचे। अच्छा, दो सिनेरियोज बनाता हूं। एक मैं कंडीशंस पूरी हाँ कर दी हमने कहा जी ये हमने भैंसें खरीद भी ली और टीके भी लगवा लिए, और उनकी टीके खिंचवाते हुए सेल्फियां भी खींच ली और रिकॉर्ड में भी जमा करा दी। तो कंडीशंस मेट। ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, P&L क्रेडिट, और जब कैश मिल जाएगा है, वाह जबरदस्त, कैश डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ऐसा करते हैं, पहले ग्रांट ले लेते हैं, पहले ग्रांट ले लेते हैं। ग्रांट रिसीव्ड, कैश डेबिट, P&L अभी नहीं क्रेडिट कर सकते, तो फिर हम गवर्नमेंट ग्रांट नामी एक लाइबिलिटी बनाएंगे। अभी हम इनकम नहीं बना सकते, जब कंडीशंस पूरी होंगी तो इनकम बनेगी। अब हमने लगवा लिया टीके, अब हम ग्रांट लाइबिलिटी खत्म करके अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई एंट्री लिखी हुई आई है इसमें, मैंने तो एम ही बस 2-3 सिनेरियोज बनाए हैं, कोई और भी किसी के जहन में आता है तो सोच ले। मैं तो बस आपको मुख्तलिफ सिनेरियो बना के दिखा रहा हूं कि इनकम तब बनेगी जब कंडीशंस पूरी होंगी। अब या तो पैसे पहले मिल गए या नहीं मिले, लेकिन कंडीशंस पूरी होंगी तो इनकम बन जाएगी। ये हो गई गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ जी, नोटेड। चलें अब आते हैं डिस्क्लोजर पे। उससे पहले, क्योंकि डिस्क्लोजर टेस्ट नहीं हुए अभी तक, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ डिस्क्लोजर। उससे पहले
रीडेबल है या फॉन्ट साइज बढ़ाऊं थोड़ा सा? अरे हर फाइल के बनाना पड़ता है फिर। नहीं अभी भी नहीं। अच्छा जी, ये है स्प्रिंग 23। स्प्रिंग 23 में इसका एक अदद एमसीक्यू है और वो आपने ये ऐसे कर लेना है। 0.7 देखें। हाँ जी। Government grant related to a biological asset is accounted for as IS 41 and IS 20। यस, सिर्फ IS 20, क्योंकि वो सिर्फ पूछ रहा है। पता नहीं, इससे पहले कि मैं गलत कहानी बता दूं, कौन सा था 7 IS 20 है, देखा सही कहा। ये स्प्रिंग 23 हो गया। अब आए ऑटम 22 पे। ऑटम 22 ले जी 7। Which of the following is not required? हाँ जी, डी। क्यों? क्योंकि ये तो IS 41 से बाहर निकल गया ना। एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं, ये तो है ही सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो ये तीनों हैं, ये नहीं है, है ना। लें जी, इतनी देर। 20 जानवर साल वाले हैं 1 जनवरी पे, तो 31 दिसंबर पे हो गए होंगे वो 2 साल वाले, यानी 20 इंटू पता नहीं इतना, टोटल 8 लाख है। एक का कितना हुआ? 40,000। और अब इनकी उम्र 2 साल हो गई हुई है, तो वो आगे हुए हैं 70,000 पे। और जो नए खरीदे थे 1.5 साल वाले, वो भी खरीदे थे 1 जुलाई, वो भी 2 साल के हो गए हैं। ये 2 साल के हो गए ना, तो 10 साथ ये भी हो गए। तोड़ दो तोड़ दो। अब ये 2 साल के हो गए, 50 के खरीदे थे, और अब इनको हमने ले आना है 70 पे। कितना बना? टोटल कितना बना? टोटल 8 लाख हो गया। सेवन नहीं 9, 8 लाख। ये हो गया ऑटम 22। अब आते हैं स्प्रिंग 22 पे। ये इतना ही है। IS 41 MCQ है। नहीं, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है, लेकिन मैंने कहा इसकी 100% प्रैक्टिस कराते हैं आपको।
लें जी 0.1। हाँ जी, बेरर प्लांट्स की अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग पूछ रहा है। हाँ जी, IS-20 ना, पता नहीं, ठहरो देखते हैं। 6 का पहला, ठीक है, IS-20 ग्रांट की अकाउंटिंग पूछे उसने, बेरर प्लांट की अकाउंटिंग नहीं पूछी उसने, कहा गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग क्या है। तो ये तो IS-16 में है ना, तो IS-16 वाले की गवर्नमेंट ग्रांट तो IS-20 में ही आती है, तो IS-20। और ये जी 0.3। हाँ जी, ए, पता नहीं, देख लेते हैं। नन इज करेक्ट। क्यों नन इज करेक्ट? अच्छा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या लगता है नाम से? वैसे तो इसकी एक डेफिनेशन भी है, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी खुद ही पाल पोस के बड़े करना, उनकी अच्छी तरबियत करना, खिलाना पिलाना, तो ओशियन फिशिंग है। हाँ जी, ओशियन फिशिंग। एक है फिश फार्मिंग, फिश का फार्म बनाना, उनके खाने पीने का खुद ही ख्याल कर रहे हैं, उनकी एक खास ब्रीड मेंटेन कर रहे हैं, फिर टाइमिंग है, ओशियन फिशिंग। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ मछलियां पकड़ रहे हैं जाके। और बायोलॉजिकल एसिड्स कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होते, होते हैं वो जो अगर फेयर वैल्यू ना पता लग रही हो तो इसलिए हो सकते हैं, तो ये दोनों ही गलत बातें। और स्प्रिंग 22 में बस, अब क्या आ गया, ऑटम 21। फाइव। ले जी, आंखें चुनी ना करें, ये ले। विच टू आर करेक्ट? अनकंडीशनल ग्रांट तब इनकम बनेगी जब बिकम्स रिसीवेबल, ये ठीक है। कंडीशनल ग्रांट व्हेन कंडीशंस आर, तो ए और सी। नहीं, ए और सी नहीं। लो जी, ये गया ऑटम 21। ये अब ध्यान से पढ़ें और एक एक करके इनकी पढ़ा जा रहा है। हाँ जी, फिश फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ओशियन फिशिंग नहीं है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि बेरर प्लांट पे नहीं लग रहा, लेकिन उस पर जो फल लग रहा है उस पर तो है। फॉल्स है, इनिशियली मैयर होना चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ जी, इसको अगर ट्रू कहेंगे तो जज्बाती हरकत होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो ये भी फॉल्स है। सही बात है। ये मेरे ख्याल में
एडवर्टाइजिंग कॉस्ट शायद नहीं है, अभी देखते हैं। स्प्रिंग 21 कौन सा है ये? 6 फॉल्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ये स्टूडेंट को कैसे पता चलना था? नहीं भाई, ये स्टूडेंट को कैसे पता चलना था, तो मुझे भी नहीं पता। कमीशन कॉस्ट टू सेल है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कह रहे नहीं है तो नहीं होगी। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर आईएस 41। नहीं, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे चलना है तो फिर आईएस 41 में नहीं आएगा। ऊन उतार ली, अब वो नंगा नंगा फिर रहा है भेड़, तो ऊन के ऊपर अब मजीद प्रोसेसिंग में IS2 लगेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये मार्च 21 भी गया, मार्च 21, लो जी मार्च 21 भी गया। ऑटम 20, ले नंबर 3। अच्छा एक सवाल छोड़ रहा हूँ बस, क्योंकि वो ना आप IS 21 भूले हुए होंगे, वो एक छोड़ रहा हूँ, वरना 100% हो गई प्रैक्टिस। वो भी स्प्रिंग 20 में आता हूँ तो बताता हूँ। ये वाला देखें, पचास का 4% क्या बना? 50 का 4% 2 मिलियन। तो ये दोनों तो गलत हैं, ये है या ये है। तो 48 मिलियन पे वैल्यू होगा, और जो गेन है वो OCI में जाएगा, नहीं P&L में जाएगा। ये हो गया ऑटम 20। हाँ जी, नंबर 7। लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी, उनकी फेयर वैल्यू में चेंज पे अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो लकड़ियां बेचने के लिए रखी हुई हैं, नहीं वो तो IS2 है, बाकी ये IS 38 हो गया। और लो जी, अच्छा ये सवाल जो है ना, ये एक आया था 4 नंबर का, लेकिन इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप IS 21 भूले में, जब कभी रिवाइज करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था। 4 नंबर नहीं मैं कह रहा इसलिए 8 है, लेकिन आधा इसमें IS 21 था। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन 1 रॉकी रोड, इसमें आधा जो है वो IS 21 है, ये फॉरेन करेंसी है, फिर क्रेडिटर्स को अपडेट करना है। और ये चीज जो है ना, ये मैं आपको खुद सवाल बना के करा चुका, मैंने इसी को टेस्ट कर लिया था ताकि ये कभी आप करें तो करें, वरना ये चीज मैंने डाल ली। एट द टाइम ऑफ सेल 4%, एट द टाइम ऑफ परचेज 3%। वही सबसे पहला सवाल जो पिछली क्लास में कराया था, ये मैंने वो वाला पॉइंट आपको प्रैक्टिस करा दिया। तो ये जब आप IS 21 करेंगे ना, ये तब हो सकेगा।
और उसके अलावा स्प्रिंग 20 में कोई एमसीक्यू, ये जी 0.2। कंडीशनल है सी। और लास्ट, इससे पहले सिलेबस में नहीं था, नंबर 4, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ये हो गया जी IS 21 100% प्रैक्टिस के साथ। लास्ट चीज इसकी देख लें 41, लास्ट चीज इसकी, ये टेस्ट तो कभी नहीं हुई लेकिन हो सकती है, वो है इसका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर नंबर 7 लेट से बायोलॉजिकल एसिड्स। अच्छा, एक तो आ जाएगी अंग्रेजी। अंग्रेजी किस बात की, जरा इनका हसब नसब, क्या क्या बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, कितने हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी। और एक चीज जो न्यूमेरिकल है वो है इनकी रिकंसिलिएशन। अच्छा, रिकंसिलिएशन ये वैसी जैसे एसिड स्केड्यूल होता है, और ये मिसाल दे रहा हूं, है ये मिसाल है, क्लासेस आ जाएंगी जैसे लाइफ स्टॉक और फ्रूट ट्रीज। अब इनकी रिकंसिलिएशन क्या है? इनकी रिकंसिलिएशन ये है कि साल के शुरू में क्या था, एज एट 1 जुलाई 22, परचेज, सेल, ये वही जो मैंने आपको पिछली क्लास में वो एंट्रीज कराई ना, सेल की जो एंट्री थी, एसेट कितने से क्रेडिट किया था, हैं जितने पे रिकॉर्डेड था उसकी बुक वैल्यू पे। तो परचेज है, सेल है, फिर इसके अलावा वो डेथ थी, फिर इसके अलावा वो जो इससे पिछली क्लास में लास्ट सवाल जो था जिसमें ज़िबा कर लिए थे, तो
डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, वो नहीं जो गाय ज़िबा कर ली थी, और एनी अदर चेंजेस। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के आगे चल रहा हूं, ठीक है, इससे कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। ईयर एंड के ऊपर आके हमने गेन लॉस लेना ना, तो सब इसके बाद इससे नीचे लिख रहा हूं, गेन लॉस ड्यू टू वैल्यू चेंजेस। अच्छा, IS 41 ने ना इनकरेज किया हुआ है कि इसको तोड़ के बताना है। कैसे तोड़ के बताना है? दो चीजों में तोड़ना है। जैसे एक सवाल से भी समझाता हूं, इसी से आगे चल रहा हूं। इससे आगे मैंने लाइन लिखी है गेन लॉस ड्यू टू वैल्यू चेंजेस, और इसको दो में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है मिसाल देता हूं। पहले एक किया हुआ सवाल देखते हैं जरा। सबसे पहला सवाल देखें जो मैंने कराया था। खरीदी कितनी उम्र वाले गाय थे? 2 साल। अब साल के एंड पे उन पे गेन लॉस निकला था। वो गेन लॉस क्यों निकला था? दो वजहों से, महंगी भी हुई थी और एज भी चेंज हुई थी। तो एक वजह थी फिजिकल चेंज और एक वजह थी प्राइस चेंजेस। तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ के बताना होता है। तो इसको कहते हैं, इसके अंदर बता रहा हूं, ड्यू टू फिजिकल चेंज और ड्यू टू प्राइस चेंज। ये अलग अलग बताना होता है। और आखिर में आ गया बैलेंस एज एट 23 जून 23। ये होती है रिकंसिलिएशन। अच्छा, अब ड्यू टू फिजिकल चेंज और ड्यू टू प्राइस चेंज, ये आसान सी बात है, ये नोट कर लें। फिर उसी सवाल से बता देता हूं, उसी वाले सवाल से। मजीद उगा लिए हमने, नहीं नहीं, इनकी बात कर रहे हैं। अब वो ज्यादा बड़े हो गए ना, ज्यादा फलदार हो गए। देखें, अगर वो जैसे वो 10-15 साल, अब एक दरख्त है, अभी वो फल की उम्र तक नहीं पहुंचा था, उसकी फेयर वैल्यू और थी। 2 साल बाद उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। जी, ईयर एंड पे अपडेट उनको करना है जो ईयर एंड पे क्लोजिंग बच जाएंगे। चाहे आखिरी दिन शाम को 5.5 क्यों ना बेचे हों, बेच दिए ना, तो क्लोजिंग वो है जो अगले साल बीडी बनना है, तो क्लोजिंग वाले को अपडेट करना होता है। ये नोटेड? अच्छा, वो प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज बताता हूं। वही जो पहला सवाल था उसी में से ले लेते हैं। 2 साल वाले को खरीदा था कब? 1 जनवरी 22। इस दिन इसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 26,500। और फिर मैंने लिखा था 31 दिसंबर 22 ना। इसी के सामने क्या लिखा था? इसके सामने वाला बताइएगा। 27,800। उसके बाद हमने ईयर एंड पे इसको कंपेयर असल में 27,800 से नहीं किया था। इधर क्या लिखा था? 31,000 और यहां 34,000। गेन हमने निकाला कैसे था? हमने किया था 34,000 में से, इसमें से ये नहीं, डायगोनल गए थे, इसमें से ये डिफरेंस लिया था। अब ये टोटल गेन तो निकल आया 34 माइनस 26,500, ये टोटल गेन तो निकल आया, और मेरा ख्याल है इन 2.96 था ना, ये टोटल गेन तो निकल आया।
लेकिन इस टोटल गेन में दोनों वजह शामिल हैं। प्राइस चेंज भी है, साल गुजरने की वजह से वैल्यू चेंज हो गई, और उम्र भी बढ़ गई इसकी। तो अब इस 7,500 में से कितना प्राइस चेंज की वजह से है और कितना उम्र बढ़ने की वजह से? हाँ जी, कैसे कैलकुलेट होगा? स्टार्टिंग डेट का डिफरेंस यानी ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? हाँ जी। अच्छा, इसमें ना टेक्निकली कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, यानी आप चाहे इधर से इधर जाएं चाहे इधर से इधर जाएं, मकसद तो तोड़ना है। और आईएएस ने कुछ कहा भी नहीं इसके बारे में, लेकिन आईएएस की ना एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सॉल्व्ड है, उन्होंने जैसे किया हुआ है। आईएएस की, आई कैप की नहीं कह रहा, आईएएस की, तो फिर हम उसी को ही गाइडेंस ले लेते हैं। तो उन्होंने किया हुआ है ये, यानी पहले आगे जाएं फिर नीचे आए। ड्यू टू प्राइस चेंज किसको कहेंगे? इनको। और फिर फिजिकल चेंज इसको। तो 1,300 ड्यू टू प्राइस चेंज और 6,200 ड्यू टू फिजिकल चेंज। इसके ऊपर मैंने ना 2 सवाल बनाए हैं। एक तो खैर वही आईएएस वाला ले लिया हुआ है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके, और एक खुद ही काफी सारे इनके खानदानी मसाइल डाल के ना बहुत सारी वैल्यूज ले ली, तो तसल्ली बस प्रैक्टिस हो जाएगी। तरीका यही है बस। ये इसी किताब में, बल्कि पता नहीं मिर्जा साहब ने निकाल ना दिया। हाँ बस ठीक है, डाले में। ये क्वेश्चन 6 और ये क्वेश्चन 7, ये इन्हीं वैल्यूज को लेके ना तो ये सवाल बनाए हुए हैं। तो 1 में 2 में जितने में तसल्ली हो जाएगी आपकी, वो इसमें कोई मुश्किल। बस जी, ये था IS-41 और IS-41 हो गया खत्म। कल है क्या हुआ? डेफोटेक्स का क्या करें यार, मैंने तो कर दिया जो करना था। चलें ठीक है जी, कल को डेफोटेक्स के सवाल किए भी हैं कि नहीं किए? बहुत मुश्किल। आप उल्टा चलें, स्प्रिंग 23 तो जबानी जबानी है। हाँ, स्प्रिंग 23 जबानी जबानी है। ऑटम 22 मैंने कर दिया, स्प्रिंग 22 करें, ऑटम 21 करें, स्प्रिंग 21 शायद मैंने किया था,
यानी स्प्रिंग 17 तक नहीं, स्प्रिंग 18 तक, स्प्रिंग 18 तक। वो जो एक बोरिंग कॉस्ट वाला सवाल होगा उस दौर में ना IS 23 FAR 2 में होता था, तो वो इसलिए बहुत डिटेल्ड है। आप लोग टारगेट रखें कि IS 12 स्प्रिंग 18 ऑनवर्ड्स पक्के करने हैं सारे। फिर किसी को बहुत शौक है तो उससे पीछे आ जाए, वरना स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19, इनको टारगेट करें। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।